हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ में यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले घटना चक्र का प्रभावलोकन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्रेंड्स। जो दोस्तों ये भारत के राजनीति शास्त्र, भारत की राज्य व्यवस्था दोस्तों एवं शासन है दोस्तों, पॉलिटी है दोस्तों सब्जेक्ट हम लोग का। जो दोस्तों घटना चक्र का ये क्वेश्चन दोस्तों सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इस बुक में दोस्तों सम्मिलित किया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग कितना सारा टॉपिक को खत्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए ये टोटल दोस्तों ये सब हम लोग का खत्म हो चुका है। और ये वरीयता अनुक्रम फ्रेंड्स, वरीयता अनुक्रम पिछले सेशन में दोस्तों हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो हम लोग का होने वाला है संसद, और संसद का दोस्तों संसद में देखिए जैसे कि आपको फर्स्ट हम लोग करने वाले लोकसभा, संसद का लोकसभा चैप्टर नंबर दोस्तों 21 है। देखिए दोस्तों हम लोग आते हैं अपने सेशन पे। देखिए दोस्तों ये आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले हैं, जहाँ जहाँ पॉलिटी पूछा जाता है दोस्तों, आपके हर एक एग्जाम के लिए सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है फ्रेंड्स। तो आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर का थ्योरी खत्म करते हैं। थ्योरी जैसे ही खत्म हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद जस्ट हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखिए पहला है दोस्तों, देखिए संसद संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण, केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी दोस्तों। इस संबंध में संविधान अधिनियम दोस्तों 104वां जो संशोधन हुआ 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है दोस्तों। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन 2001 की जनगणना 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 1 वर्ष में दोस्तों सिर्फ एक ही बार बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगर आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों एवं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। अनुच्छेद 94 के ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में
संसद की विधि दोस्तों एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। अनुच्छेद 94 के ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 के ग में देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने या कोई संकल्प विचाराधीन हो, ठीक है, अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होते तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष में विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। अनुच्छेद 101 में है दोस्तों, देखिए, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के समानांतर सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है। अनुच्छेद 103 के अनुसार फ्रेंड्स, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि दोस्तों 80 भेजता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42 का स्थान है। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा दोस्तों 95 लाख रुपया, कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपया तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपया, कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में 28 लाख रुपया निर्धारित की गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनाम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 से 14 थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है फ्रेंड्स। अभी वर्तमान में ओम बिरला ही दोस्तों अध्यक्ष हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा थ्योरी खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों। किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है दोस्तों? तो ये है दोस्तों 25 वर्ष। याद रखिएगा आप लोग, 25 वर्ष। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 84 के ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 25 वर्ष है
तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है दोस्तों? संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है दोस्तों? तो ये 25 वर्ष है फ्रेंड्स, 25 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स 25 वर्ष से कम आयु की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। निर्वाचकों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचकों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है दोस्तों, सी नंबर गलत है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं दोस्तों, ये सब सही है दोस्तों, सी ऑप्शन गलत है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची निर्वाचक नामावली को तैयार कराने का कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। अनुच्छेद 324 के 1 के अन्य प्रश्नगत कथन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों देखिए सी होगा, सही होगा दोस्तों। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है दोस्तों। देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी समान सीट सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्त शासित जिले असम संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है फ्रेंड्स। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है फ्रेंड्स। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये है दोस्तों कि संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन है तो उसी स्थानीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में दोस्तों सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया दोस्तों 2003 में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं दोस्तों? किस आधार पर आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है फ्रेंड्स। देखिए लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाए कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद दोस्तों 81 के 2 के क एवं ख इस प्रकार संविधान लोकसभा निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर 2 प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है फ्रेंड्स। विभिन्न राज्यों में क एवं ख राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, देखिए फ्रेंड्स भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश की जनगणना के आधार पर दोस्तों ये 1971 की जनगणना के दोस्तों आधार पर फ्रेंड्स। देखिए संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष
2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2024 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है दोस्तों 1971 की जनगणना पर दोस्तों 1971 की जनगणना पर दोस्तों आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है दोस्तों 1971 की जनगणना पर दोस्तों आधारित है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा फ्रेंड्स? तो दोस्तों यह 2031 तक यथावत रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा दोस्तों? तो 2031 तक यथावत रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81 के 3 एवं अनुच्छेद 82 के 3 के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031 जबकि 17वीं जनगणना होगी सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है दोस्तों, क्या है दोस्तों? तो 2026 है फ्रेंड्स, 2026 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। देखिए, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 552, 530 राज्यों प्लस 20 संघ राज्यों प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। अनुच्छेद 81 के दोस्तों 331 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया और तदनुसार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है फ्रेंड्स? ये 7वां एवं 31वां दोस्तों, 7वां एवं 31वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों, 7वां एवं 31वां दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 कुल 520 निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः 525 और 20 कुल मतलब 545 निर्धारित की गई है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया था, जिसे 31वें संशोधन से पुनः 20 कर दिया गया दोस्तों। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550 मतलब 530 से अनाधिक राज्यों से तथा 20 अनाधिक संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि दोस्तों, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी दोस्तों? ये जो क्या था दोस्तों, ये 31वें संशोधन दोस्तों, 31वें संशोधन ने दोस्तों क्या था, 31वें संशोधन। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का क्वेश्चन दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं और कल जितने सारे क्वेश्चन बच के दोस्तों कल इसको करके दोस्तों ख़त्म कर देंगे। अगर देखिए दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।